नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिनोस्कोप। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के ऊपर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले इंसेप्शन डेट। तो देखिए इस फंड का जो इंसेप्शन डेट है वो है 28/2/1993, यानी कि 1993 को इस फंड को लॉन्च किया गया था। तो हम कह सकते हैं ये फंड काफ़ी पुराना फंड है। अब देखिए नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो इसी के चलते इस फंड का जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई। अब एयूएम की बात करें तो देखिए एज ऑन 30 सितंबर 2021 इस फंड का जो एयूएम है वो है 5148 करोड़ 5148 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा एयूएम है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है 2.03%, लेकिन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो कैटेगरी एवरेज है 2.18%। तो कैटेगरी एवरेज से एक्सपेंस रेशियो इस फंड का कमी है, लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये फंड काफ़ी बड़ा फंड है और पुराना फंड है, तो हो सकता है उसी के चलते इस फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो। अब मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो इस फंड में आपको करना पड़ेगा वो है 1000 रुपीज़ पर मंथ, और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा वो है 5000 रुपये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो है आपका सौरभ पंत, जो कि इस फंड को सितंबर 2016 से मैनेज कर रहे हैं, और उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, वो है 11 ईयर्स। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फंड के पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन के बारे में। एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन जो होता है, तो एसेट एलोकेशन की अगर बात करें तो देखिए इस फंड में 38.20% पैसा लगता है लार्ज कैप कंपनीज में, और 36.83% पैसा लगता है मिड कैप कंपनीज में। तो हम कह सकते हैं कि 75% जो कॉर्पस है, कॉर्पस का 75% हिस्सा लगता है आपका लार्ज और मिड कैप में। तो क्योंकि देखिए जो कि इसके नाम से जस्टिफाई भी होता है, क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज का फंड है, तो तो जाहिर सी बात है कि ये लार्ज और मिड कैप कैटेगरीज के कंपनीज के शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो इससे क्या होता है देखिए, क्योंकि 75% पैसा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज के शेयर में, कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट होता है, तो इससे क्या होता है इस फंड का जो ग्रोथ है, जो रिटर्न है, वो एक स्टेडी रिटर्न है। हाँ, ये हो सकता है कि रिटर्न अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज के फंड के साथ उसको कंपेयर करें तो कम है, लेकिन जो स्टेडीनेस है, रिटर्न का एक स्टेडीनेस है, क्योंकि ये फंड ज़्यादातर लार्ज और मिड कैप कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करता है। और देखिए अगर हम बात करें स्मॉल कैप का, तो स्मॉल कैप का भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, 15.75%, यानी कि तकरीबन 16% कॉर्पस लार्ज कैप स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट होता है। तो इससे रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट हो जाता है। अगर हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज के दायरे से देखते हैं तो रिटर्न जो है वो स्टेडी रिटर्न है, लेकिन अच्छा खासा अगर हम लार्ज कैप कैटेगरीज, लार्ज और मिड कैप कैटेगरीज फंड की बात करें तो रिटर्न अच्छा खासा भी और स्टेडी भी है। तो यहाँ से देखिए तो हम कह सकते हैं इस फंड को लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज का जो स्टेडीनेस है वो मिलता है, और स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो भी मिलता है। तो ये जो बैलेंस है, ये जो सेग्रीगेशन है, ये बहुत ही अच्छा बैलेंस है और डाइवर्सिफाइड सेग्रीगेशन है। उसके बाद देखिए वो 2.19% जो पैसा है वो डेरिवेटिव्स में लगता है। मैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे जो 2.19% हिस्सा डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो हम कह सकते हैं इस फंड का जो एसेट एलोकेशन है वो काफ़ी बैलेंस है और डाइवर्सिफाइड एलोकेशन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन के बारे में। टॉप 10 इंडस्ट्री एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस फंड में 24.08% जो पैसा है इस फंड का वो लगता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे कि बैंक या फिर एनबीएफसीज, इसमें पैसा लगता है 24.08%, जो कि काफ़ी बैलेंस कैटेगरी का आपका सेक्टर है। और उसके बाद देखिए 10.09% पैसा लगता है आपका कंज्यूमर गुड्स में, 9.94% लगता है आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, 9.82% पैसा लगता है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो कि बूमिंग सेक्टर है। फिर से देखिए 6.63% लगता है फार्मा में, जो कि वो भी एक बूमिंग सेक्टर है। 6.27% पैसा लगता है आईटी सेक्टर में, 5.34% पैसा लगता है टेक्सटाइल में, 4.36% लगता है कंस्ट्रक्शन में, और ऑयल एंड गैस जो कि बहुत ही वो भी एक बूमिंग सेक्टर है अभी, तो 3.84% पैसा लग जाता है आपका ऑयल एंड गैस में, और बाकी जो 3.72% पैसा है वो लगता है सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट्स में। ठीक है,
अब देखिए ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर गुड्स या फिर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो इस सेक्टर में हम देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज इस सेक्टर में है। तो क्योंकि ये एक लार्ज कैप कैटेगरीज का फंड है तो लार्ज कैप कंपनीज में ही ये पैसा लगाता है, जैसे हमने देखा पहले। तो सेक्टर एलोकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में। तो देखिए टॉप 10 होल्डिंग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है आपका HDFC बैंक, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, उसमें 4.96% पैसा लगता है। तो देखिए HDFC बैंक हम सभी जानते हैं भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इस मार्केट कैप के हिसाब से सेंसेक्स में सबसे पहला नाम आता है HDFC बैंक का। उसके बाद देखिए जो आता है पेज इंडस्ट्रीज़ है आपका, वो इनर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जॉकी वगैरह पेज इंडस्ट्रीज़ का ही प्रोडक्ट है। और इस कंपनी का अभी एक शेयर का करंट जो मार्केट प्राइस है वो है आपका 37,300। तो हम कह ही सकते हैं कि इस कंपनी का भी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है। उसके बाद और एक बैंक ICICI बैंक, उसमें 4.36% पैसा लगता है। हम सभी इस नाम से एसोसिएटेड है। ICICI बैंक इंडिया का ये भी एक बहुत बड़ा बैंक है। उसके बाद जो नाम आता है नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन, उसमें 3.72% पैसा लगता है। नुवोको विस्टास जो है ये निरमा ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है और इंडिया का 5th लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो देखिए ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक, उसमें लगता है 3.35% पैसा। इन्फोसिस लिमिटेड IT सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा नाम, उसमें लगता है 3% पैसा। उसके बाद इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी इन रिस्पेक्ट टू मार्केट कैप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसमें 2.82% पैसा लगता है। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा 2.82% अच्छा खासा शेयर है जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगता है। उसके बाद आता है आपका द इंडियन होटल्स कंपनी, ये टाटा ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है और बहुत ही बड़ा कंपनी है। ये होटल में हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर का एक कंपनी है। उसके बाद देखिए आता है रिलैक्सो फुटवेयर्स, उसके बाद आता है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो देखिए इस सेग्रीगेशन से आपको पता चलता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये फंड लगाता है। देखिए HDFC बैंक हो, पेज इंडस्ट्रीज़ हो, ICICI बैंक है, जितना भी बड़ा बड़ा लार्ज कैप कंपनीज है उसमें ज़्यादा पैसा इस फंड का लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि परफॉर्मेंस या फिर रिटर्न के बारे में। तो देखिए अगर कोई भी लार्ज या मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है उसके रिटर्न के साथ अगर आप मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के रिटर्न को कंपेयर करेंगे तो आप थोड़ा निराश होंगे, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप से वो लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है उसका रिटर्न काफ़ी कम होता है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्मॉल और मिड कैप जो कैटेगरी का जो फंड रहता है वो आपको रिटर्न तो ज़्यादा देता है लेकिन उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, स्टेडीनेस बहुत कम रहता है। यानी कि अगर खराब टाइम आता है तब स्मॉल और मिड कैप का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही खराब होता है और उसका आपका जो फंड वैल्यू रहता है वो बहुत ही घट जाता है। लेकिन लार्ज और मिड कैप कैटेगरीज का जो फंड है जब खराब टाइम आएगा, जैसे कि पिछले साल आया था, कोरोना का सीजन आया था, तो कोरोना टाइम में लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड का परफॉर्मेंस भी गिरा था, लेकिन वो स्मॉल कैप और मिड कैप के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं गिरा था जितना कि स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरीज का फंड गिरा था। तो आपका जो कॉर्पस रहेगा उसमें आपको एक स्टेडीनेस मिलेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा। जब खराब टाइम आएगा तो आपका कॉर्पस का वैल्यू उतना डीवैल्यूड नहीं होगा जितना कि स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरीज के फंड में होता है। तो इस फंड में वही इन्वेस्ट करें जो कि अपने रिटर्न में एक स्टेडीनेस चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, रिटायर्ड पर्सन जो है वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक स्टेडी रिटर्न चाहिए। ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगा तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है। तो देखिए अगर हम रिटर्न की बात करें तो अगर हम कैटेगरी एवरेज के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 69.73% रिटर्न दिया है, जो कि लार्ज या मिड कैप कैटेगरीज में बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और देखिए कैटेगरी एवरेज है 67.98%, तो कैटेगरी एवरेज को इसने बीट किया है। लास्ट 2 ईयर की बात करें तो देखिए इक्वल काफ़ी हद तक इक्वल है, 32.86% इसका कैटेगरी एवरेज है और इस फंड ने रिटर्न दिया है 32.28%। तो सेम परफॉर्मेंस सेम रिटर्न दिया है। तो लास्ट ईयर की बात करें तो 22.89% इस फंड ने दिया है और कैटेगरी एवरेज है 23.20%। तो इस फंड का रिटर्न आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेडी परफॉर्मेंस है।
देखिए उसके बाद लास्ट 10 ईयर का देखिए, लास्ट 10 ईयर का कैटेगरी एवरेज है 17.08%, इसमें बीट कर दिया है इस फंड ने, 17.68% का रिटर्न जनरेट किया है। और सिंस इंसेप्शन देखिए 18.40% का रिटर्न जनरेट किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज की हम बात करें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो चलिए अभी हम इस फंड का रिटर्न जो है उसको अपने उसका बेंचमार्क यानी कि निफ्टी 250 और एडिशनल बेंचमार्क निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया है 69.73%। इसका जो बेंचमार्क है यानी निफ्टी 250 उसने उसका रिटर्न है 72.41%, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। एडिशनल बेंचमार्क को इसने बीट किया है लास्ट 1 ईयर में। लास्ट 2 ईयर में देखिए, लास्ट 2 ईयर में इसका इस फंड का जो रिटर्न है ये है 32.28% और बेंचमार्क का रिटर्न है 37.20% और एडिशनल बेंचमार्क का 27.12%। तो एडिशनल बेंचमार्क को यहाँ पर बीट किया है और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं हाँ बेंचमार्क से थोड़ा कम इस यहाँ का परफॉर्मेंस इस ईयर में थोड़ा कम है। उसके बाद लास्ट 3 ईयर में देखिए, लास्ट ईयर 3 ईयर में बेंचमार्क का जो रिटर्न परसेंटेज है यानी निफ्टी 250 का जो रिटर्न है वो है 24% और इस फंड का रिटर्न जो है वो है 22.89%, जो कि काफ़ी अच्छा है। और देखिए एडिशनल बेंचमार्क निफ्टी 50 को इसने बीट कर दिया है। उसके बाद देखिए लास्ट 5 ईयर में इसका जो कैटेगरी बेंचमार्क का जो रिटर्न है 18.46% और इस फंड का रिटर्न है 16.02% और एडिशनल बेंचमार्क का रिटर्न है 16.39%। तो कंपेयर करके मैं फिर से बोलता हूं, अगर हम कंपेयर करके देख रहे हैं तो देख सकते हैं कि इस फंड का जो रिटर्न है वो जस्टिफाइड रिटर्न है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें तो जस्टिफाइड रिटर्न है और स्टेडी रिटर्न है। अब देखिए इस फंड का जो ग्रोथ है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। तो समझ लीजिए किसी ने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया इस फंड में, तो अगर कोई पर्सन 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता था 1 साल पहले, अगर इस फंड में कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 16,973 रुपये, यानी कि 60% यानी तकरीबन 70% का इंक्रीज, 70% का ग्रोथ। 2 साल पहले किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 17,512 यानी कि 75% का ग्रोथ। 3 साल पहले किया होता तो 18,588 यानी कि 85% ग्रोथ। 5 साल पहले आपने पैसा लगाया होता तो आज वो पैसा डबल से भी ज़्यादा हो गया होता 21,033। 10 साल पहले पैसा लगाया होता तो आज वो 5 गुना हो गया होता 50,995। और सिंस इंसेप्शन यानी कि ये फंड जब लॉन्च किया था तब अगर कोई पैसा इन्वेस्ट किया होता तो 10,000 रुपये अगर किसी ने लगाया होता तो आज उसका वैल्यू होता 1,59,483 यानी कि 15 टाइम्स, पैसा आपका 15 टाइम्स हो गया होता। तो देखिए ये जो रिटर्न है, तो इस फंड ने जो रिटर्न जनरेट किया है वो काफ़ी स्टेडी रिटर्न जनरेट किया है, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के ऊपर। हम लोगों ने इस फंड के इंसेप्शन डेट, बेंचमार्क, फंड मैनेजर, एक्सपेंस रेशियो के बारे में जाना, एसेट एलोकेशन के बारे में जाना, इंडस्ट्री एलोकेशन के बारे में जाना। तो देखिए ये जो फंड हम लोगों ने देखा कि रिटर्न जो है इस फंड का वो काफ़ी स्टेडी रिटर्न है। तो एंड में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपका गोल रिटर्न, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाना हो तो ये फंड आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपका गोल स्टेडी रिटर्न पाना हो तो ये फंड आप लोगों के लिए एक आइडियल फंड हो सकता है। और खास करके अगर जो एजेड पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, उन लोगों के लिए ये फंड आइडियल फंड हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा चैनल फिनोस्कोप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।